नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश जहांगीर और एक बार आपका फिर से स्वागत है सर्वोत्तम क्लास की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी हिंदी का जो विकास क्रम है या मैं कहूँ हिंदी भाषा का या हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, इसका विकास कहाँ से हुआ और हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक एक बिंदु अपन नियमित रूप से पढ़ते चलेंगे। विद्वान साथियों, हिंदी विषय जो आने वाली रीट की भर्ती है या मैं कहूँ LDC, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर, विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं में हिंदी का विशेष महत्व योगदान रहता है और जो अपने प्रतियोगी छात्र होते हैं या छात्राएं होती हैं जो हिंदी विषय पर ज़्यादा अपना फोकस नहीं बना पाते। विद्वान साथियों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि एक बार आपने हिंदी विषय या हिंदी की जो क्लासें आप यहाँ पढ़ोगे तो आपका एक भी % गलत नहीं होगा। विद्वान साथियों, चर्चा करते हैं हिंदी शब्द के बारे में। सर्वप्रथम हिंदी क्या है? तो हिंदी एक विद्वान साथियों भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। और हिंदी का जो विकास क्रम है या हिंदी शब्द के बारे में कहें तो हिंदी शब्द का विकास कहाँ से हुआ? तो विद्वान साथियों, ये हिंदी शब्द है सर्वप्रथम ये कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। विद्वान साथी ये समझ बैठते हैं कि हिंदी भाषा का ही शब्द होगा, लेकिन यह फारसी भाषा का शब्द है। अगर फारसी ऑप्शन में ना हो तो इसे पारसी भी कह सकते हैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा या पारसी भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द जो शुद्ध हो या अशुद्ध की बात करें तो हिंदी शब्द दो तरह से लिखा जाता है। एक तो हिंदी इस प्रकार से और एक हिंदी इस प्रकार से। विद्वान साथियों, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रूप मिल जाएं तो सबसे पहले अपने को प्रामाणिकता देनी है, वो इस रूप को देनी है। हिंदी ये शुद्ध है। विद्वान साथियों, ये अनुस्वार है और इसमें आधा न है। हलंत न की बात करें तो अनुस्वार हलंत न में कैसे बदलेगा? तो अनुस्वार के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन आए, ये हिंदी इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है? तो अनुस्वार के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन आए तो वो स्पर्श व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। विद्वान साथियों, अनुस्वार के बाद में स्पर्श व्यंजन है तो कौन सा है? द। और द का जो 5वां वर्ण होगा वो होगा न। तो ये अनुस्वार आने वाले स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में हलंत में बदल जाएगी। तो इस प्रकार 5वां वर्ण होगा न और ये हलंत न लिख देंगे। तो इस प्रकार हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है और हिंदी शब्द ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही शुद्ध हैं। अब बात करते हैं हिंदी शब्द के विकास क्रम की। तो सभी भाषाओं की जो जननी संस्कृत भाषा या मैं कहूँ मूल भाषा, तो मूल भाषा कौन सी होगी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में 2 रूपों में प्रचलित थी। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में 2 रूपों में प्रचलित थी। एक तो वैदिक संस्कृत और एक थी विद्वान साथियों लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत उसे कहेंगे जिस भाषा में मैं कहूँ वेदों की या वेद, पुराण या उपनिषदों की रचना हुई, उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। और लौकिक संस्कृत की बातें करें तो यह उस समय में आम बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। और यह माना जाता है कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण और महाभारत की रचना भी
इसी लौकिक संस्कृत में मानी जाती है। विद्वान साथियों, जैसे जैसे समय बदलता गया या समय व्यतीत होता गया तो लौकिक भाषा में एक बदलाव हुआ, परिवर्तित हुआ, और परिवर्तन होने के साथ ही एक नई भाषा उभर कर आई और जिसका नाम था पाली। यानी पाली भाषा का विकास या उद्भव हुआ। और पाली भाषा का जब विकास या उद्भव हुआ तो एक धर्म, बौद्ध धर्म का नाम था बौद्ध, उस समय प्रचलन में था। और पाली भाषा जब उद्भव या प्रचलन में थी तो उस समय बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा थी वो थी पाली। या मैं कहूँ पाली भाषा सर्वाधिक प्रभावित करने वाली या प्रभाव डालने वाली थी भाषा, तो कौन से धर्म पे प्रभाव डालने वाली थी? बौद्ध धर्म पे। या बौद्ध धर्म के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अगला प्रश्न बनेगा, बौद्ध धर्म के द्वारा बोले जाने वाली भाषा पाली भाषा। विद्वान साथियों, अगर एग्जामिनर प्रश्न को और नए तरीके से घुमाएगा तो प्रश्न बनेगा कि बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी रचना कौन सी भाषा में हुई, तो आपका उत्तर होगा पाली भाषा। विद्वान साथियों, पाली भाषा और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनको पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। और पिटक होते हैं कितने? 3, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। बात करें वेद, पुराण, उपनिषदों की रचना हुई या जिस भाषा में उपनिषद, वेद, पुराण की रचना हुई वो कहलाई वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अपने आप में प्राचीन समय में कठिन भाषा थी अपेक्षा किसकी? लौकिक संस्कृत के। लौकिक संस्कृत सरल भाषा थी और सरल भाषा होने के कारण जो बोलचाल में, आम बोलचाल में प्रचलन में थी, और समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ तो एक पाली भाषा का विकास हुआ। और पाली भाषा जो प्रभाव डाली कौन से धर्म पे? बौद्ध धर्म पे। कुछ समय ने, जब समय ने करवट ली और समय व्यतीत होता गया तो एक नई भाषा उभर कर आई और वो भाषा थी विद्वान साथियों प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा प्रभाव डालने वाली थी कौन से धर्म पर? जैन धर्म पर। या मैं कहूं कि जैन धर्म को प्रभावित करने वाली भाषा थी कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। या जैन धर्म के द्वारा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भी कौन सी? प्राकृत भाषा। विद्वान साथियों, एग्जामिनर अपने प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर लाए, अपना उत्तर है बिल्कुल सही होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक या नियमित आप क्लास लेंगे हिंदी की तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। जैसे प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के द्वारा बोले जाने वाली भाषा प्राकृत, प्रश्न घुमाएगा प्राकृत भाषा कौन से धर्म को प्रभावित करने वाली थी? जैन धर्म को। प्रश्न तीसरा कहां से आएगा? तो विद्वान साथियों, प्रश्न कहां से आएगा? प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी रचना कौन सी भाषा में हुई? तो उनकी रचना हुई प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। फिर इसके बाद में जब समय बदलाव हुआ या समय व्यतीत हुआ और भाषा का विकास हुआ, कौन सी भाषा उभर कर आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा का ही एक प्रकार माना जाता है विद्वान साथियों सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा सैनी? सौर सैनी अपभ्रंश। और इसी सौर सैनी अपभ्रंश से अपनी राजभाषा हिंदी का क्या हुआ? विकास हुआ। अपनी राजभाषा हिंदी का क्या हुआ? विकास हुआ। विद्वान साथियों, आगे बिंदु को पढ़ाएंगे या बढ़ेंगे आगे आगे धीरे धीरे तो और भी नए नए बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करते चलें जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन का वीडियो देखने को मिले। तो मेरा अगला प्रश्न होगा कि हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ? संस्कृत से। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो वैदिक से, वैदिक भी ना हो तो लौकिक, और लौकिक ना हो तो पाली, पाली ना हो तो प्राकृत, प्राकृत ना हो तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश भी ना हो तो क्या दिखेगा?
दिखेगा सौर सैनी अपभ्रंश। पहले बात तो आपको सौर सैनी अपभ्रंश ही देखने को मिल जाएगा। विद्वान साथियों, कुछ विद्वानों का मत है कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ तो अपने भारत के उत्तर पश्चिम में, अपने भारत के कौन से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रांत आए। कौन आए? विदेशी आक्रांत आए, या मैं कहूँ ईरानी लोग आए। और ये ईरानी भारत के जिस क्षेत्र में आए वहाँ एक नदी बहा करती थी और उस नदी का नाम था सिंधु नदी। नदी का क्या नाम था? सिंधु नदी। और या मैं बात करूं तो सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था वो कहलाता था विद्वान साथियों, कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कहलाता था। ये ईरानी लोग या विदेशी आक्रांता जो थे ये स का उच्चारण है करते थे। स का उच्चारण क्या करते थे? है। और ध का उच्चारण करते थे द, यानी स का तो है और द का द करते थे। तो ये लोग या ईरानी लोग सिंधु को क्या कहेंगे आप बताओ? जल्दी से जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखो, बताओ सिंधु को क्या कहेंगे? हिंदू। सिंधु को क्या कहेंगे? हिंदू। क्यों? स को तो क्या कह रहे हैं? है। मात्रा ऐसे की ऐसे रहेगी, हलंत न यही रहेगा, और ध को क्या कह देंगे? द। तो ये सिंधु क्या कहलाएगी? हिंदू। और इन्होंने अनुमान लगा लिया कि हिंदुओं के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वही क्या कहलाई? हिंदी। कुछ विद्वानों का मत ये है विद्वान साथियों कि ये जो सिंध प्रांत था, कौन सी नदी के आसपास का क्षेत्र है? सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र सिंध प्रांत कहलाता था। और यही सिंध प्रांत को इन लोगों ने क्या कह दिया? हिंद कह दिया। क्या कह दिया? हिंद कह दिया। और इसी हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना कौन सा विद्वान साथियों? हिंदी। हिंदी शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अपना हिंदी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई या इस प्रकार से हुई। विद्वान साथियों, सबसे पहले हिंदी शब्द देखने को मिला एक विद्वान साथी हुए हैं, उनका नाम है सरफुद्दीन जी। एक विद्वान साथी हुए सरफुद्दीन जी, और इनका ग्रंथ है जफरे नामा। कौन सा नामा? जफरे नामा। और इस जफरनामे में इस जफरनामे में सर्वप्रथम कौन सा शब्द देखने को मिलता है? हिंदी शब्द। यानी हिंदी शब्द सबसे पहली बार कहाँ देखने को मिला या कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो जफरनामा। और जफरनामा के लेखक कौन? सरफुद्दीन जी। तो कुछ विद्वानों का मत ये है। विद्वान साथियों, हिंदी भाषा के जो विकास का कालक्रम है या समय सीमा है वो है वैदिक और लौकिक संस्कृत की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय वैदिक और लौकिक संस्कृत का माना जाता है। और बात करें पाली प्राकृत अपभ्रंश या सौर सैन्य अपभ्रंश की तो विद्वान साथियों, इनका जो समय क्रम है वो 500 ईसा पूर्व से अब तक माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से, या मैं बात करूं 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और हिंदी का जो विकास है ये 993 ईस्वी से अब तक। ये जो आधुनिक हिंदी है इसका समय की बात करें तो 993 ईस्वी या कई बार आपको 1000 ईस्वी भी देखने को मिल सकता है। तो 993 ईस्वी से लेके या 1000 ईस्वी से लेकर अब तक हिंदी का विकास माना जाता है। तो विद्वान साथियों, ये हिंदी का एक सामान्य परिचय था। इस सामान्य परिचय के साथ आगे का बिंदु प्रारंभ करेंगे, लेकिन प्रारंभ करने से पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपना विषय आगे बढ़ा सकूं।
तो विद्वान साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपका होगा, हिंदी भाषा कौन से भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। फारसी ऑप्शन में ना दिखे तो पारसी। हिंदी का विकास क्रम या समय सीमा की बात करें तो वैदिक और लौकिक का समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लौकिक, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश की बातें करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय माना जाता है। और वर्तमान हिंदी का भी विकास क्रम में 1000 ईस्वी या 993 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो विद्वान साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।